तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए फैसले कैसे करता है? सुबह अलार्म बजता है, आंखें आधी खुली हैं, दिमाग 2 सेकंड में फैसला कर लेता है, उठना है या 5 मिनट और सोना है। तुम सोचते हो कि तुमने फैसला लिया, लेकिन सच ये है, फैसला पहले ही हो चुका था। हम अक्सर मानते हैं कि हम बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं, पर असल में हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों कैलकुलेशंस कर रहा होता है, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। कल्पना करो, एक बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है। वह बार बार गिरता है, उसका शरीर कांपता है, डर लगता है, घुटने छिल जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बच्चा बिना सोचे, बिना डरे आराम से साइकिल चलाता है। क्या बदला? बच्चा नहीं, उसका दिमाग बदल गया। हमारा दिमाग स्थिर चीज नहीं है, वो हर अनुभव के साथ बदलता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का खुद को दोबारा वायर करना। जब बच्चा पहली बार साइकिल पर बैठता है, उसके न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाने लगते हैं। हर गिरना, हर कोशिश, हर संतुलन का प्रयास दिमाग में एक नई वायरिंग बनाता है। शुरू में ये रास्ते कमजोर होते हैं, लेकिन जितनी बार वह कोशिश करता है, ये रास्ते मजबूत होते जाते हैं, और एक दिन वो बिना सोचे साइकिल चला लेता है। यही लर्निंग है। दिमाग पैटर्न ढूंढता है, दिमाग शॉर्टकट बनाता है, दिमाग एनर्जी बचाता है। तुम्हें पता है, हमारा दिमाग शरीर की कुल एनर्जी का लगभग 20% इस्तेमाल करता है। इसलिए वो हर जगह शॉर्टकट्स ढूंढता है। वह बार बार एक ही रास्ता चुनता है ताकि एनर्जी कम खर्च हो। इसीलिए आदतें बनती हैं। जब तुम रोज एक ही रास्ते से स्कूल या ऑफिस जाते हो, कुछ दिनों बाद तुम्हें रास्ता याद भी नहीं रहता। शरीर खुद चल पड़ता है, क्योंकि दिमाग ने उसे ऑटोमेट कर दिया। अब सोचो, अगर दिमाग इतना ऑटोमेटिक है, तो हमारे फैसले सच में हमारे होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 बटन दिए गए। उन्हें कहा गया, जब चाहो कोई भी बटन दबा दो और बताओ कि तुमने कब फैसला लिया। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उनके ब्रेन सिग्नल्स को मापा, तो पाया कि दिमाग ने बटन दबाने का फैसला व्यक्ति के जानने से कुछ मिलीसेकंड्स पहले ही कर लिया था। यानी फैसला पहले हो चुका था, तुम्हें बाद में पता चला। यह सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड पूरी कहानी नहीं जानता। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स काम करते हैं। पहला तेज, ऑटोमेटिक, इमोशनल। दूसरा धीमा, सोचने वाला, तर्क करने वाला। जब तुम सड़क पर अचानक कोई गाड़ी अपनी तरफ आते देखो, तो तुम सोचते नहीं, तुम कूद जाते हो। यह पहला सिस्टम है। लेकिन जब तुम करियर चुनते हो या कोई बड़ा फैसला लेते हो, तब दूसरा सिस्टम काम करता है। पर सच ये है, अधिकतर फैसले पहला सिस्टम लेता है। तुम किसी इंसान को पहली बार मिलते हो, 5 सेकंड में तुम्हें लगता है ये अच्छा है या मुझे ये पसंद नहीं। तुमने उसका पूरा विश्लेषण नहीं किया। तुम्हारा दिमाग उसके चेहरे, आवाज, हाव भाव से पैटर्न पहचान चुका है। दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। वो हर समय भविष्य का अनुमान लगा रहा है। जब तुम किसी को बात करते सुनते हो, दिमाग पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि अगला शब्द क्या होगा। जब तुम क्रिकेट मैच देखते हो, गेंद छूटते ही दिमाग अनुमान लगा लेता है, चौका होगा या कैच। लर्निंग का असली खेल यही है, प्रेडिक्शन और एरर। जब प्रेडिक्शन सही होता है, दिमाग कहता है अच्छा है, यही पैटर्न रखो। जब प्रेडिक्शन गलत होता है, दिमाग कहता है कुछ बदलो। यही डोपामाइन का खेल है। लोग सोचते हैं डोपामाइन मतलब खुशी, लेकिन असल में डोपामाइन मतलब एक्सपेक्टेशन। जब तुम्हें लगता है कि रिवॉर्ड मिलेगा, डोपामाइन बढ़ता है। अगर रिवॉर्ड उम्मीद से ज्यादा मिला, डोपामाइन और बढ़ता है। अगर कम मिला, डोपामाइन गिर जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्टिव है। तुम्हें नहीं पता अगला रील कितना मजेदार होगा। हर स्वाइप एक लॉटरी जैसा है,
और दिमाग अनसर्टेन रिवॉर्ड को बहुत पसंद करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड के हिसाब से सीखता है तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो। अगर तुम पढ़ाई के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो तो दिमाग पढ़ाई को पॉजिटिव चीज मानने लगेगा। अगर तुम हर गलती के बाद खुद को कोसो तो दिमाग गलती से डरने लगेगा। यही वजह है कि कुछ बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने सीख लिया गलती शर्मिंदगी। और कुछ बच्चे बेझिझक पूछते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने सीखा गलती सीखने का मौका। दिमाग हमेशा सर्वाइवल के लिए काम करता है। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है। अगर बचपन में तुमने रिजेक्शन झेला तो दिमाग फ्यूचर में रिजेक्शन से बचाने के लिए सोशल सिचुएशन से दूर रखेगा। अगर तुम्हें कभी स्टेज पर शर्मिंदगी हुई तो दिमाग प्रेजेंटेशन से पहले एंजाइटी पैदा करेगा। दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस ओवर प्रोटेक्टिव है। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिमाग बदल सकता है। एक कहानी है एक महिला की जो सालों तक एक्सीडेंट के बाद डिप्रेशन में रही। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे थेरेपी और छोटे छोटे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के जरिए उसके दिमाग ने नए न्यूरल पाथवेज बनाए। पुराने मैं बेकार हूं वाले रास्ते कमजोर हुए, नए मैं फिर से शुरू कर सकती हूं वाले रास्ते मजबूत हुए। वह चमत्कार नहीं था, वो बायोलॉजी थी। जब भी तुम नया स्किल सीखते हो, गिटार, लैंग्वेज, कोडिंग, शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि दिमाग नया रास्ता बना रहा होता है, लेकिन रेपिटेशन से रास्ता चौड़ा होता जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी मैजिक लगती है। अब जरा सोचो, तुम जो आज हो वो तुम्हारे दिमाग की वायरिंग का नतीजा है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, सब वायरिंग है। और अगर वायरिंग है तो रीवायरिंग भी संभव है, लेकिन रीवायरिंग के लिए अवेयरनेस चाहिए। जब तुम ऑटोमेटिक रिएक्शन को पकड़ लेते हो, जैसे गुस्सा आते ही चिल्लाना, और एक सेकंड रुकते हो, उसी पल तुम नया रास्ता बना रहे होते हो। वो एक सेकंड बहुत कीमती है। दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि हर गुस्से का जवाब चिल्लाना नहीं होता, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दिमाग कहानियों से सीखता है, इसीलिए हमें स्टोरीज पसंद है। जब तुम किसी की स्ट्रगल सुनते हो, तुम्हारा दिमाग खुद को उस जगह इमेजिन करता है। मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद वो अनुभव जी रहे हो। इसीलिए ऑडियो बुक पावरफुल होती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपने दिमाग को समझ लो कि वह कैसे डिसाइड करता है, कैसे सीखता है, कैसे डरता है, कैसे मोटिवेट होता है, तो तुम अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हो। तुम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना सकते हो कि दिमाग बेहतर फैसले ले। तुम डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकते हो। तुम रिवॉर्ड स्मार्ट बना सकते हो। तुम रेपिटेशन से मास्टरी ला सकते हो। दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह बस उसी डायरेक्शन में भागता है जहां उसे रिवॉर्ड और सेफ्टी दिखती है। तो सवाल यह नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूं, सवाल है मैं अपने दिमाग को क्या सिखा रहा हूं। हर दिन, हर छोटी आदत, हर रिएक्शन, तुम अपने न्यूरॉन्स को शेप दे रहे हो। और शायद आज से तुम थोड़ा ज्यादा अवेयर होकर जीना शुरू करोगे, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है कि दिमाग कैसे डिसाइड करता है, तो तुम पहली बार सच में डिसाइड करना शुरू करते हो। तुम सोच रहे थे कि अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो फिर डर क्यों हमें रोक देता है। क्यों कुछ लोग स्टेज पर खड़े होते ही जम जाते हैं और कुछ उसी स्टेज पर चमक उठते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है दिमाग के एक छोटे से हिस्से में, अमेगदला। कल्पना करो तुम्हारा दिमाग एक शहर है। उस शहर में एक चौकीदार है, बहुत सतर्क, थोड़ा घबराया हुआ, हर आवाज पर चौकन्ना। वही है अमेगदला। जब तुम जंगल में चलते हो और अचानक झाड़ियों में आवाज होती है, अमेगदला तुरंत अलार्म बजाता है। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती है, क्योंकि दिमाग सोचता है खतरा हो सकता है। अब समस्या यह है कि अमेगदला असली शेर और इमेजिन खतरे में
फर्क हमेशा ठीक से नहीं कर पाता। जब तुम प्रेजेंटेशन देने जाते हो, अम्मेगदला कहता है, लोग तुम्हें जज करेंगे, रिजेक्शन हो सकता है, खतरा। और शरीर वही रिएक्शन देता है जो जंगल में देता। लेकिन असल में वहां शेर नहीं है, बस कुछ लोग बैठे हैं। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन लोगों ने बार बार पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, उनका अम्मेगदला रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो गया। क्यों? क्योंकि दिमाग ने सीखा, ये सेफ है। यही एक्सपोजर का जादू है। जब तुम किसी डर का सामना बार बार करते हो, तो दिमाग नए एविडेंस जमा करता है। पुराना पैटर्न, ये खतरनाक है, कमजोर पड़ने लगता है। नया पैटर्न, मैं सर्वाइव कर सकता हूं, मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस कोई जादुई भावना नहीं है। कॉन्फिडेंस है रिपीटेड सर्वाइवल का डेटा। अब बात करते हैं मेमोरी की। तुम्हें बचपन की कुछ बातें साफ याद है? पहली बार साइकिल चलाना, स्कूल का पहला दिन, कोई बड़ा झगड़ा। लेकिन तुम्हें याद नहीं कि 3 साल पहले 12 मार्च को दोपहर में क्या खाया था। क्यों? क्योंकि मेमोरी इमोशन से जुड़ी है। जब कोई घटना इमोशनल होती है, खुशी, डर, शर्म, प्यार, अमेगदला हिप्पोकैम्पस को सिग्नल देता है, इसे स्ट्रॉन्ग सेव करो। यानी इमोशन मेमोरी को ग्लू की तरह चिपका देता है। इसीलिए ट्रॉमा गहरा बैठ जाता है। अगर किसी बच्चे को बचपन में बार बार डांटा गया, अपमानित किया गया, उसका दिमाग सीखता है, मैं अनसेफ हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं। और यह बिलीफ सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। बाद में जब वह बड़ा होकर ऑफिस में बॉस की हल्की सी क्रिटिसिज्म सुनता है, तो रिएक्शन जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि दिमाग पुरानी मेमोरी एक्टिवेट कर देता है। यह ओवर रिएक्शन नहीं है, यह अनरिजॉल्व्ड वायरिंग है। लेकिन अच्छी खबर फिर वही, रिवायरिंग पॉसिबल है। थेरेपी, जर्नलिंग, मेडिटेशन, ये सब हिप्पोकैम्पस को नई कॉन्टेक्स्ट देते हैं। पुरानी मेमोरी को नया मीनिंग मिलता है। धीरे धीरे ट्रिगर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या इंटेलिजेंस फिक्स्ड है? बहुत समय तक लोग मानते थे कि आईक्यू तय है, लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि ब्रेन कनेक्शंस प्रैक्टिस से मजबूत होते हैं। एक कहानी है 2 बच्चों की। पहला बच्चा हर बार मुश्किल सवाल देखकर कहता था, मैं बेवकूफ हूं। दूसरा कहता था, यह मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सालों बाद दूसरा बच्चा ज्यादा इंप्रूव हुआ। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे का दिमाग चैलेंज को थ्रेट समझता था। अम्मेगदला एक्टिवेट, स्ट्रेस बढ़ा, लर्निंग कम। दूसरे बच्चे का दिमाग चैलेंज को ग्रोथ सिग्नल समझता था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट, फोकस बढ़ा, लर्निंग बेहतर। यही ग्रोथ माइंडसेट है। जब तुम मानते हो कि दिमाग बदल सकता है, तो दिमाग सच में बदलता है। अब चलो फोकस की बात करते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई है अटेंशन की। तुम पढ़ने बैठते हो, नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली रिवॉर्ड की उम्मीद करता है। डोपामाइन स्पाइक, तुम फोन उठा लेते हो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, दिमाग सीखता है, फोकस बोरिंग है, नोटिफिकेशन एक्साइटिंग है। लेकिन जब तुम 20-30 मिनट बिना इंटरप्शन काम करते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यह वही हिस्सा है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल संभालता है। फोकस एक मसल है। पहले 5 मिनट मुश्किल लगेंगे, फिर 10 आसान, फिर 30 नेचुरल। दिमाग वही बनता है जो तुम बार बार करते हो। अब एक और दिलचस्प बात, हम सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि हम पहले डिसाइड करते हैं, फिर जस्टिफाई। तुमने कभी नोटिस किया है, तुम कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हो, फिर बाद में रीजंस ढूंढते हो कि क्यों सही खरीदी। दिमाग पहले इमोशनल डिसीजन लेता है, फिर लॉजिकल कहानी बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि लॉजिक बेकार है, मतलब यह है कि हमें अपने इमोशंस को समझना होगा। अगर तुम अपने ट्रिगर्स पहचान लो, किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर इनसिक्योरिटी होती है, किस बात पर मोटिवेशन आता है,
तो तुम बेहतर डिसीजंस ले सकते हो। अब इमेजिन करो, एक इंसान जिसने सालों तक प्रोक्रेस्टिनेशन की, हर बार काम शुरू करने से पहले एंजाइटी, तो वो नेटफ्लिक्स खोल लेता है। दिमाग ने पैटर्न बना लिया, काम स्ट्रेस, नेटफ्लिक्स रिलीफ। लेकिन एक दिन उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने काम को छोटे हिस्सों में तोड़ा। पहले 10 मिनट, फिर छोटा रिवॉर्ड, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे दिमाग ने नया पैटर्न सीखा, काम मैनेजेबल, कंप्लीट सैटिस्फैक्शन। कुछ महीनों में उसकी आइडेंटिटी बदलने लगी, क्योंकि आइडेंटिटी भी वायरिंग है। तुम खुद को जैसा बार बार कहते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं सोशल नहीं हूं, मैं अनलकी हूं। दिमाग उस कहानी के मुताबिक एविडेंस ढूंढता है। अगर तुम कहानी बदल दो, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो दिमाग नए एविडेंस पर ध्यान देने लगता है। यह सेल्फ डिसेप्शन नहीं है, यह न्यूरल डायरेक्शन है। अब एक गहरी बात, जब तुम किसी से प्यार करते हो या किसी से नफरत करते हो, दिमाग में केमिकल्स बदलते हैं। ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट बढ़ाता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस बढ़ाता है, सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइज करता है। तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री से फिल्टर होकर आती है। इसलिए स्लीप जरूरी है। नींद के दौरान दिमाग मेमोरीज को सॉर्ट करता है, दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है, इमोशनल इंटेंसिटी कम करता है। अगर तुम नींद कम लेते हो, अमेगदला ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। छोटी बात पर बड़ा रिएक्शन, यानी रेस्ट भी डिसीजन क्वालिटी का हिस्सा है। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। तुम्हारा दिमाग कब प्रिडिक्ट करता है, हर रिवॉर्ड से सीखता है, इमोशन से मेमोरी बनाता है, रेपिटेशन से वायरिंग मजबूत करता है, तो सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है और अवेयरनेस से बदल सकता है। तो असली सवाल है, क्या तुम अपने दिमाग के ऑटोमेटिक पैटर्न्स को पहचान पा रहे हो? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस से शुरू होता है। जब तुम नोटिस करते हो, अभी मेरा अमेगदला बोल रहा है, अभी मैं पुराने पैटर्न से रिएक्ट कर रहा हूं, अभी मैं डिस्ट्रैक्शन चूज कर रहा हूं, उसी पल तुम कंट्रोल वापस ले रहे होते हो। दिमाग कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम है, और बायोलॉजिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग से बदलते हैं। तुम आज जो भी प्रैक्टिस करोगे, वही कल तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाएगा। और शायद अब जब तुम अगली बार कोई फैसला लोगे, तो एक सेकंड रुककर सोचोगे, ये मेरा ऑटोमेटिक ब्रेन डिसाइड कर रहा है या मैं कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं। और वही एक सेकंड तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपने दिमाग को सिर्फ समझ नहीं रहे, बल्कि उसे देख पा रहे हो, जैसे कोई आईना सामने रख दिया गया हो। अब बात करते हैं आदतों की। तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि कब हाथ बढ़ा, कब स्क्रीन ऑन हुई। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक लूप है, हैबिट लूप। हर आदत 3 चीजों से बनती है: क्यू संकेत, रूटीन क्रिया, रिवॉर्ड इनाम। मान लो तुम तनाव में हो, तनाव क्यू, तुम मिठाई खाते हो, रूटीन, तुम्हें अच्छा लगता है, रिवॉर्ड। दिमाग कहता है, ओह ये अच्छा है, अगली बार तनाव आए तो यही करना। कुछ ही समय में ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इमेजिन करो एक आदमी जो हर शाम काम से लौटकर टीवी के सामने बैठता है और चिप्स खाता है। वो सोचता है कि उसे चिप्स पसंद है, लेकिन असल में उसका दिमाग उस रिलीफ का आदी हो चुका है जो उसे काम के बाद मिलता है। अगर वह सिर्फ रूटीन बदल दे, चिप्स की जगह टहलना या किसी दोस्त से बात करना, तो रिवॉर्ड वही मिल सकता है, रिलैक्सेशन। दिमाग रिवॉर्ड चाहता है, रूटीन नहीं। यही वजह है कि हैबिट्स बदली जा सकती हैं, लेकिन सीधे हटाई नहीं जा सकती। तुम खाली जगह नहीं छोड़ सकते, तुम्हें नया रास्ता बनाना होगा। अब बात करते हैं एडिक्शन की। एडिक्शन सिर्फ नशे की नहीं होती। फोन, गेम, सोशल मीडिया, गुस्सा, शिकायत,
सब एडिक्शन बन सकते हैं। एडिक्शन में क्या होता है? दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है। सामान्य खुशी, जैसे किसी दोस्त से मिलना, मॉडरेट डोपामाइन देती है, लेकिन एडिक्टिव चीजें जैसे ड्रग्स, गैम्बलिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग डोपामाइन स्पाइक देती है। दिमाग को हाई इंटेंसिटी पसंद आ जाती है। धीरे धीरे नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं और एडिक्टिव चीज की क्रेविंग बढ़ती जाती है। लेकिन रिकवरी पॉसिबल है जब व्यक्ति धीरे धीरे डोपामाइन स्पाइक्स कम करता है, जब नेचुरल रिवॉर्ड्स को फिर से मौका देता है, तो ब्रेन सेंसिटिविटी वापस आने लगती है। यही कारण है कि डिटॉक्स काम करता है। पहले कुछ दिन कठिन होते हैं, दिमाग प्रोटेस्ट करता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद बेसलाइन रीसेट होने लगता है। अब मोटिवेशन की बात। लोग सोचते हैं मोटिवेशन पहले आती है, फिर एक्शन होता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। जब तुम 5 मिनट के लिए भी काम शुरू करते हो, दिमाग प्रोग्रेस देखता है, छोटा सा डोपामाइन मिलता है, फिर मोटिवेशन बढ़ती है। यानी मोटिवेशन कोई जादुई भावना नहीं है, वो मूवमेंट का परिणाम है। इसीलिए बस शुरू करो, इतना पावरफुल है। अब क्रिएटिविटी की बात। तुम सोचते हो क्रिएटिविटी अचानक आती है, लेकिन दिमाग में 2 नेटवर्क्स मिलकर काम करते हैं। एक है फोकस्ड नेटवर्क, जब तुम समस्या पर एक्टिवली सोच रहे हो। दूसरा है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जब तुम आराम कर रहे हो, नहा रहे हो, टहल रहे हो। अक्सर ब्रेक थ्रू तब आता है जब तुम प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हो जाते हो, क्योंकि बैकग्राउंड में दिमाग कनेक्शंस बना रहा होता है। इसीलिए कई लोग शावर में आइडियाज पाते हैं या लंबी वॉक के दौरान। क्रिएटिविटी रैंडम नहीं है, वो प्रिपरेशन प्लस रेस्ट का कॉम्बिनेशन है। अब जरा आइडेंटिटी पर लौटते हैं। अगर तुम रोज जिम जाते हो, तो एक दिन तुम सिर्फ जिम जाने वाले नहीं रहते, तुम हेल्दी इंसान महसूस करने लगते हो। आइडेंटिटी एक्शन से बनती है। हर छोटी जीत, हर छोटा कमिटमेंट पूरा करना दिमाग को सिग्नल देता है, मैं ऐसा इंसान हूं। और दिमाग कंसिस्टेंसी पसंद करता है, वह तुम्हें उसी आइडेंटिटी के मुताबिक बिहेव करने के लिए पुश करेगा। अब इमेजिन करो कि तुम रोज खुद से कहते हो, मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, और रोज एक छोटा डिसिप्लिन काम करते हो। धीरे धीरे न्यूरल एविडेंस जमा होगा। एक दिन ये बिलीफ नेचुरल लगने लगेगा। अब एक गहरी बात, हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, अनिश्चितता उसे असहज करती है। इसीलिए हम जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स बना लेते हैं, इसीलिए स्टेरियोटाइप्स बनते हैं, इसीलिए हम आधी जानकारी पर राय बना लेते हैं। दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉज कर लो और खुद से पूछो, क्या मैं पूरा सच जानता हूं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, स्लो थिंकिंग शुरू होती है। यही मैच्योरिटी है। अब इमेजिन करो एक व्यक्ति जो हर क्रिटिसिज्म पर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डेंजर का इक्वेशन बना लिया है। अगर वो धीरे धीरे खुद को सिखाए कि क्रिटिसिज्म, फीडबैक, ग्रोथ, तो इक्वेशन बदल सकती है। इक्वेशन बदलते ही इमोशन बदलता है, इमोशन बदलते ही रिएक्शन बदलता है, रिएक्शन बदलते ही लाइफ बदलती है। अब स्लीप और स्ट्रेस को जोड़ते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस को कमजोर करता है, मेमोरी वीक, लर्निंग स्लो, मूड अनस्टेबल। लेकिन एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब न्यूरोजेनेसिस बढ़ाते हैं, यानी नए न्यूरॉन्स बनने की संभावना। तुम लिटरली अपना ब्रेन ग्रो कर सकते हो। अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर सामने है। तुम्हारा दिमाग कोई फिक्स्ड पर्सनालिटी नहीं है, वो एक अडैप्टेबल सिस्टम है। हर दिन तुम उसे इनपुट दे रहे हो। क्या देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस बात पर रिएक्ट कर रहे हो, सब वायरिंग बन रहा है। तो असली शक्ति अवेयरनेस में है। जब तुम ऑटोमेटिक लूप पहचान लेते हो, वही फ्रीडम का पहला कदम है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, दिमाग कहता है 5 मिनट और,
लेकिन इस बार तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम मुस्कुराते हो और कहते हो, इंटरेस्टिंग, मेरा ब्रेन कंफर्ट चूज कर रहा है, और तुम कॉन्शियसली उठ जाते हो। यही छोटा रिबेलियन, न्यूरल रेवोल्यूशन है। दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। बस उसे दिशा चाहिए। तुम जो रिपीट करोगे वही मजबूत होगा। तुम जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। तुम जिस कहानी को मानोगे वही आइडेंटिटी बनेगी। और शायद अब जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ कनेक्शंस बदल रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस खुद एक रीवायरिंग है। तुम अभी जो समझ रहे हो वह तुम्हें अगला फैसला अलग तरीके से लेने पर मजबूर करेगा। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम रिएक्ट कम कर रहे हो, चूज ज्यादा कर रहे हो, और यही असली आजादी है। तो कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां तुम अपने दिमाग को सिर्फ समझ नहीं रहे, बल्कि महसूस करने लगे हो। जैसे कोई अंदर बैठा नैरेटर धीरे धीरे बोल रहा हो, देखो, अभी तुम सोच रहे हो, अभी तुम रिएक्ट कर रहे हो, अभी तुम चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इमोशंस की। हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं उदास हूं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन असल में इमोशन क्या है? इमोशन शरीर और दिमाग के बीच चलने वाली एक केमिकल कॉन्वर्सेशन है। मान लो तुम्हें किसी ने अचानक अपमानित कर दिया। शब्द कान से अंदर गए। अम्मेगदला ने खतरे का अंदाजा लगाया। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा। एड्रेनालाइन रिलीज हुआ। दिल तेज, सांस तेज, चेहरा गर्म, और तुम कहते हो, मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन सच में तुम्हारा शरीर पहले बदल चुका था। तुमने बाद में उसे नाम दिया। इमोशन पहले शरीर में आता है, फिर दिमाग उसे लेबल करता है। अगर तुम उस मोमेंट में पॉज कर सको और कह सको, मेरा शरीर अभी एक्टिवेट हुआ है, तो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि लेबलिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करती है और वह अम्मेगदला की इंटेंसिटी कम कर देता है। अब सोचो, अगर तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाओ, तो तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे। अब प्यार की बात। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, अटैचमेंट बनती है। इसीलिए ब्रेकअप फिजिकल पेन जैसा लगता है, क्योंकि ब्रेन सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि रिजेक्शन के दौरान वही ब्रेन एरियाज एक्टिवेट हुए जो चोट लगने पर होते हैं। मतलब, दिल टूटना मेटाफोर नहीं है, वो न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। लेकिन हीलिंग भी न्यूरोलॉजिकल है। टाइम के साथ नई मेमोरीज, नए एक्सपीरियंसेस, नए कनेक्शंस पुरानी अटैचमेंट पाथवेज को कमजोर करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं, समय सब ठीक कर देता है। असल में समय प्लस नए एक्सपीरियंसेस ठीक करते हैं। अब फेलियर की बात। जब तुम फेल होते हो, अगर तुम उसे पर्सनल आइडेंटिटी बना लेते हो, मैं बेकार हूं, तो ब्रेन थ्रेट मोड में चला जाता है। लेकिन अगर तुम फेल को डेटा मानते हो, तो ब्रेन लर्निंग मोड में जाता है। हाई परफॉर्मर्स में एक कॉमन पैटर्न देखा गया है। वे फेलियर को इमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह देखते हैं। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जल्दी एक्टिवेट होता है, अम्मेगदला रिएक्शन जल्दी शांत होता है। वे खुद से पूछते हैं, ये क्यों हुआ? अगली बार क्या बदलूं? यही न्यूरो एडवांटेज है। अब इमेजिन करो एक एथलीट जो रोज प्रैक्टिस करता है। वो सिर्फ मसल्स ट्रेन नहीं कर रहा, वो न्यूरल टाइमिंग ट्रेन कर रहा है। रिपीटेड मूवमेंट सेरेबेलम में स्टोर्ड हो जाता है। रिएक्शन टाइम कम होता है, डिसीजन तेज होते हैं। इसीलिए मास्टरी एफर्टलेस लगती है, क्योंकि एफर्ट इनविजिबल प्रैक्टिस में हो चुका होता है। अब एक और गहरी बात। हमारी परसेप्शन रियलिटी नहीं है, वह ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है। दो लोग एक ही घटना देखते हैं। एक कहता है, ये मौका है। दूसरा कहता है, ये खतरा है। इवेंट सैम है, इंटरप्रिटेशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। मतलब, तुम्हारी जिंदगी इवेंट्स से कम
इंटरप्रिटेशन से ज्यादा बनती है और इंटरप्रिटेशन वायरिंग से बनती है। अब सवाल है, क्या वायरिंग बदली जा सकती है? हाँ, रेपिटेशन से, अवेयरनेस से, एनवायरनमेंट से। अगर तुम नेगेटिविटी से भरे एनवायरनमेंट में रहते हो तो ब्रेन थ्रेट फोकस्ड हो जाएगा। अगर तुम ग्रोथ फोकस्ड लोगों के बीच रहते हो तो ब्रेन पॉसिबिलिटी फोकस्ड होने लगेगा। एनवायरनमेंट साइलेंस स्कल्प्टर है। अब इमेजिन करो तुम रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो। शुरू में आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन पॉजिटिव पैटर्न स्कैन करना शुरू करेगा, क्योंकि ब्रेन वही ढूंढता है जिसकी उसे आदत है। अगर तुम रोज शिकायत करते हो तो ब्रेन प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। अगर तुम रोज आभार खोजते हो तो ब्रेन ब्लेसिंग्स ढूंढेगा। अब हाई परफॉर्मेंस पर आते हैं। पीक परफॉर्मर्स में एक चीज कॉमन होती है, डीप फोकस साइकिल्स। वे मल्टीटास्किंग कम करते हैं, क्योंकि ब्रेन सच में मल्टीटास्क नहीं करता, वह टास्क स्विच करता है। हर स्विच एनर्जी खाता है, हर स्विच कॉग्निटिव रेसिड्यू छोड़ता है। लेकिन जब तुम अनइंटरप्टेड 60-90 मिनट फोकस करते हो तो ब्रेन फ्लो स्टेट में जाता है। फ्लो में डोपामाइन, नॉरपाइनफ्राइन, एंडोर्फिन्स बैलेंस में रिलीज होते हैं। टाइम धीमा लगता है, काम एफर्टलेस लगता है। फ्लो कोई रहस्य नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री इमर्शन है। अब इमेजिन करो, तुम अपनी जिंदगी डिजाइन कर सकते हो अगर तुम समझो किस एनवायरनमेंट में तुम्हारा ब्रेन अच्छा काम करता है, को किस समय फोकस हाईएस्ट होता है, किस तरह के रिवॉर्ड तुम्हें मोटिवेट करते हैं, किस तरह के लोग तुम्हें एनर्जाइज करते हैं। ये सेल्फ नॉलेज लक्ष्यूरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अब एक अंतिम गहरी बात, तुम्हारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन ग्रोथ अनसर्टेनिटी में है। जब तुम नया काम शुरू करते हो ब्रेन अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन हर बार जब तुम अनसर्टेनिटी में सर्वाइव करते हो ब्रेन का टॉलरेंस बढ़ता है। धीरे धीरे तुम्हें नया डराना बंद कर देता है, और वही एक्सपांशन है। अब इमेजिन करो, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें लगेगा मैं बदल गया हूं। असल में तुम नहीं बदले, तुम्हारी वायरिंग बदली है, तुम्हारा ऑटोमेटिक रिएक्शन बदला है, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बदला है, तुम्हारा फोकस बदला है। और जब रिएक्शन बदलता है तो डेस्टिनी बदलती है, क्योंकि डेस्टिनी कोई दूर की चीज नहीं है, वो रोज के छोटे न्यूरल चॉइसेस का अक्यूमुलेशन है। तो अगली बार जब तुम कोई फैसला लो, जब तुम गुस्सा महसूस करो, जब तुम डर महसूस करो, जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लगो, एक सेकंड पॉज करना और खुद से पूछना, ये मेरा पुराना पैटर्न है या नया चुनाव? वही सेकंड तुम्हें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस बनाता है। और यही न्यूरो थिंकिंग का सार है। तुम मशीन नहीं हो, लेकिन तुम बायोलॉजिकल सिस्टम हो, और बायोलॉजिकल सिस्टम को डिजाइन किया जा सकता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस सर्वाइवल के लिए ट्यून है। अब उसे ग्रोथ के लिए ट्यून करना तुम्हारे हाथ में है। और शायद इस पूरी कहानी को सुनते सुनते तुम्हारे अंदर कहीं एक नया न्यूरल पाथवे बन चुका है, एक ऐसा पाथवे जो कहता है मैं बदल सकता हूं। और यही अवेयरनेस सबसे बड़ा निर्णय है।